हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे और आज हमारे टॉपिक पे हम हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो विकास है या इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, हम इस लेक्चर में जानेंगे। जो इवोल्यूशन ऑफ हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति है, आज हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को। पिछले लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए थे, जिसमें से हमने कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ ली थी। यदि आपने उस वीडियो को प्यारे दोस्तों नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए और इसके बाद आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को भी देखिए। तो हमारा आज का टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। हम पढ़ेंगे किसकी मदद से? हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत से। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कैसे मदद करता है, कैसे सहायता करता है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां थीं और उस कमियों को दूर करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत काफी एप्लीकेबल है। इस सिद्धांत की मदद से हम कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में जो कमियां मौजूद थीं उसको भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। तो सबसे पहले हम मतलब ये जानते हैं कि प्लेट और टेक्टोनिक्स का अर्थ क्या होता है। प्लेट क्या है? हमारे दिमाग में पहला सवाल उठना चाहिए कि प्लेट क्या है और दूसरा क्या है, टेक्टोनिक्स का क्या अर्थ होता है। तो जो टेक्टोनिक्स का अर्थ होता है मूवमेंट, यानी प्लेटों का मूवमेंट, प्लेटों की गति। हम पढ़ रहे हैं प्लेटों की गति। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये प्लेट क्या है। तो प्लेट को समझने के लिए सबसे पहले हम धरती के क्रस्ट के बारे में जानते हैं। जो धरती है, आप इस प्रकार से धरती को देखते हैं, ये धरती है। तो धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है या सतही हिस्सा है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो धरती जो है, जब आप धरती को इस प्रकार से बनाते हैं तो धरती अलग अलग प्रकार के प्लेटों से मिलकर बनती है और धरती का जो सबसे ऊपरी सतह है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। धरती का जो सबसे ऊपरी सतह दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी, या फिर बोलते हैं भूपटल। तो ये जो क्रस्ट है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये क्रस्ट एक समान नहीं है। ये क्रस्ट भूपर्पटी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। तो जो प्लेट है वो क्या है? क्रस्ट विखंडित रूप में है। क्रस्ट अलग अलग भागों में टूटा हुआ है और ये जो अलग अलग विखंडित रूप आप देख रहे हैं, हम इसे बोलते हैं प्लेट। ये कहलाती है प्लेट। तो दोस्तों, ये जो प्लेट है ये हमेशा मूवमेंट में रहती है, गतिमान रहती है। तो जब हम प्लेट को देखते हैं
पाते हैं कि जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर तक की होती है। तो ये एक प्लेट का हिस्सा है भूपर्पटी पे जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसकी मोटाई कितनी होती है? 100 से 200 किलोमीटर। तो इसमें हम दो चीजों को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट को शामिल करते हैं और इसके साथ साथ हम ऊपरी मेंटल को भी शामिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अंदर की पृथ्वी है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो आप देख रहे हैं एक क्रस्ट, एक प्लेट 100 से 200 किलोमीटर के बीच का है, जिसमें से सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट है और दूसरा क्या है? ऊपरी हिस्सा मेंटल है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक जो क्रस्ट है वो 100 से 200 किलोमीटर के मोटाई का होता है और ये एक प्रकार की प्लेट आप देख रहे हैं। तो जो प्लेट के बीच में, अब जैसे ये एक प्लेट ये भी है और एक प्लेट ये है, तो इसके बीच में आपको किनारा दिखेगा, इसे हम बोलते हैं किनारा, बोलते हैं हम इसे प्लेट बाउंड्री। तो ये जो प्लेट है ये एकदम स्थायी नहीं रहती कि बस वहीं पे रुकी हुई है। ये प्लेट हिलती डुलती रहती है, इसकी गति होती रहती है। तो जो इसकी गति होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे एक अर्ध तरल पदार्थ उपस्थित है। अर्ध तरल, जो ना तो तरल है और ना ही सॉलिड, अर्ध तरल। इस अर्ध तरल पदार्थ को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो अर्ध तरल पदार्थ है ये तरल है और अर्ध तरल है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेट है ये मूवमेंट करती रहती है। ये अर्ध तरल पदार्थ इधर उधर मूव करेगा तो प्लेट भी क्या करेगी? मूव करेगी। प्लेट भी इधर उधर आएगी, जिसकी वजह से प्लेटों के बीच में गति आ जाती है। और जब प्लेटों के बीच में गति आती है तो दो प्लेट आपस में या तो पास आएंगे या तो दूर जाएंगे। तो जहां पर ये पास में आते हैं ये दोनों, तो इनके बीच में या तो घर्षण होगा या तो दूर जाएंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे निर्माणकारी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब ये प्लेट मूव करती हैं तो प्लेट या तो पास आएंगी या तो दूर जाएंगी। किसकी वजह से? इस अर्ध तरल पदार्थ की वजह से, जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो दोस्तों अब हम इसे नोट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने भी जाना। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्लेट है दो भागों में बटा होता है, एक क्रस्ट है और दूसरा है ऊपरी मेंटल, जिसकी मोटाई कितनी हो सकती है? इसकी मोटाई होती है 100 से 200 किलोमीटर के बीच। और ये जो प्लेट है ये अर्ध तरल पदार्थ पर गति करती है, और इस अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्ध तरल पदार्थ को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। जहां पर ये मूव करती है, इसे एक और नाम से जाना जाता है दुर्बलता मंडल। यहां तक आप अपना नोट्स बना लें। दोस्तों पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में 7 मेजर प्रकार की प्लेट्स पाई जाती हैं। 7 मेजर प्लेट्स होती हैं।
तो हम उस 7 मुख्य प्लेटों का नाम जानते हैं। तो हम 7 उस मेजर प्लेट्स की 7 मुख्य प्लेट्स के नाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों वैसे 7 मुख्य प्रकार की मेजर प्लेट्स होती हैं और 20 माइनर प्लेट्स होती हैं। तो हम 7 मुख्य प्रकार की प्लेट्स का नाम जान रहे हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स, 7 मुख्य प्लेट्स जो मूव करती हैं, जो गति करती हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे धरती पर निर्माण प्रक्रिया देखने को मिलता है। सबसे पहला प्लेट है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो प्लेट है ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो धरती है, पूरी पृथ्वी है, वो 2 हिस्सों 2 भागों में बटी हुई थी। एक महासमुद्र था जिसे हम बोलते थे पैंथालासा, और एक महाभूखंड था जिसे हम बोलते हैं पेंजिया। तो ये पहले इस प्रकार से धरती थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पूरा एक भूखंड था बहुत बड़ा। तो इसमें क्या हुआ था, विखंडन हुआ था। ये बीच से टूटी थी पेंजिया का भाग। तो ऊपर का भाग मैंने आपको बताया था अंगारा लैंड था, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड था। फिर इसमें दरार आई और ये भी अलग अलग भागों में टूट गई थी। गोंडवाना लैंड इसमें आता था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया का भाग। और यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई थी, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे था यूरेशिया प्लेट। तो इस प्रकार से जो पूरा भूखंड था, जो एक बड़ा सा भूभाग था, वो 2 हिस्सों में टूटा था और ये फिर और अन्य प्लेट्स में टूटा। तो हम जो 7 मुख्य प्लेट्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहली प्लेट है नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। दूसरी प्लेट है इस हिस्से पर, इसे कहते हैं साउथ अमेरिका। तीसरी प्लेट है जो आप अभी समुद्र देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो सागर है वो है प्रशांत महासागर। तो ये है प्रशांत प्लेट। फिर है ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये एक यूरोप और एशिया का। तो चौथी प्लेट है यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट ये गति करती रहती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, ये अपना स्थान बदलती रहती हैं, क्योंकि इसके नीचे एक अर्ध तरल पदार्थ है, उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो एक मैग्मा सब्सटेंस है और वो मूव करता रहता है, जिसकी वजह से प्लेटें गति करती रहती हैं। यही तो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेटों की गति। और प्लेटों की गति की वजह से ही तो निर्माणकारी प्रक्रिया होती हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। जो 5वां प्लेट है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 6वीं प्लेट है जो अफ्रीका का एक बड़ा सा भाग है, ये है अफ्रीका प्लेट। और एक आखिरी प्लेट बचती है, ये है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं जो धरती में वर्तमान में है, मौजूद हैं, और इनके बीच में गति होती रहती है। किसकी वजह से? अर्ध तरल पदार्थ एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा पाया जाता है उसकी वजह से। दोस्तों आपने धरती पे जो वर्तमान में 7 मुख्य प्लेट्स हैं उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच में जब मूवमेंट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों जो प्लेट्स होती हैं इसमें 3 प्रकार की गति हम देखते हैं, और इनके किनारे पर हम 3 प्रकार से देखेंगे कि कैसे निर्माण प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये धरती है और पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट है, और क्रस्ट अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है।
ये प्लेट है। तो मैंने आपको बताया प्लेट तीन प्रकार से गति करेगी। प्लेट या तो आपस में एक दूसरे के पास आएंगी, या तो प्लेट दूसरी स्थिति पर दूर जाएंगी, और या तो तीसरे रगड़ेंगी। तो इस हिसाब से ये जो किनारा है प्लेटों का, इसके हिसाब से प्लेटें तीन प्रकार की गति करती हैं। प्लेटों में तीन प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो पहली गति जो है वो है अभिसारी। दूसरी गति है, दूसरी बाउंड्री जो बनेगी वो होगी अपसारी, और तीसरी होगी संरक्षी किनारा। तो अभिसारी कैसी प्रक्रिया है? अभिसारी प्रक्रिया में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत पास आती हैं, मतलब ये दोनों क्या करेंगी? पास आएंगी। और अपसारी में इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब ये क्यों आ रही है मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए आ रही प्लेटें क्योंकि प्लेट के नीचे एक अर्ध तरल पदार्थ है, एक चिपचिपा प्लास्टिक जैसा पदार्थ है, जिसकी वजह से जब ये अर्ध तरल पदार्थ गति करता है तो प्लेटें भी गति करती हैं। तो या तो प्लेट जो या तो पास आएंगी, तो इसके किनारे पर हम जान रहे हैं कि एक अभिसारी प्रक्रिया होगी, एक अपसारी और एक संरक्षी। तो अपसारी में क्या होगा? अपसारी किनारे में क्या होगा कि प्लेटें दूर जाएंगी, और संरक्षी में क्या होगा? केवल ना तो दूर जाएंगी ना तो पास आएंगी, केवल हमें रगड़न देखने को मिलेगी, केवल एक रगड़न होगी और हमें कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। जो अभिसारी प्रक्रिया है ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है, विनाशकारी प्रक्रिया है। तो जितने भी वलित पर्वत का निर्माण होता है, जो हिमालय एक प्रकार का कैसा पर्वत है? हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय फोल्ड माउंटेन, फोल्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ, एक फोल्डेड माउंटेन है। तो ये जो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है किस किनारे पे होता है? अभिसारी किनारे पे होता है। यानी कि जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, तो ये किस प्रकार के किनारे पर होगा? अभिसारी किनारे पर। तो ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है और वलित पर्वत का निर्माण अभिसारी किनारे पर होता है। दूसरा है अपसारी किनारा। तो जो हम वलित पर्वत का निर्माण पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? अभिसारी किनारे की वजह से पढ़ रहे हैं। और यहां पर जो निर्माण होगा वो होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री का, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये था कन्वर्जेंट बाउंड्री और ये था डाइवर्जेंट बाउंड्री। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो प्लेटें हैं वो मुख्य तरीके से अगर हम देखें तो दो भागों में बटी होती हैं। दो प्रकार की हमें प्लेटें देखने को मिलती हैं। प्लेटें दो प्रकार की हैं। देखिए दो प्रकार की प्लेटों को देखने को हमें मिलता है। ये जो प्लेट है महासागरी प्लेट है, महासागरी प्लेट है। और
और ये जो प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट है। तो दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक महासागरीय प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेट महासागरीय प्लेट है और कौन सी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है? तो महासागरीय प्लेट पर हम ये देखते हैं, महासागरीय प्लेट भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। इसके पीछे कारण है बेसाल्ट का। तो भारीपन किसकी वजह से होता है? महासागरीय प्लेट पर बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। और महाद्वीपीय प्लेट हल्की क्यों होती है? क्योंकि बेसाल्ट की मात्रा कम होती है। तो अब इस प्लेट पे हम देखेंगे कि जब भारत की जो प्लेट है, जब कोई भारतीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से या महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो जो महासागरीय प्लेट होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है, एक सबडक्शन जोन आता है। मैंने आपको बताया कि ये प्लेट भारी है और ये प्लेट क्या है? हल्की। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सी प्लेट अंदर धंस जाएगी और कौन सी प्लेट उठ जाएगी? तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि महासागरीय प्लेट भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो जब इन दोनों के बीच, जब ये दोनों प्लेट पास आएंगी, जब ये दोनों प्लेट, मैं आपको बता चुका हूं कि इसके नीचे अर्ध तरल पदार्थ है, एक चिपचिपा पदार्थ है, और जब ये प्लेट आपस में पास आएंगी तो कौन सी प्लेट अंदर धंस जाएगी? तो जो भारी प्लेट होगी वो अंदर धंस जाएगी और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगी। तो इस जोन को कहा जाता है बेनिंग ऑफ जोन। ये कौन सी प्लेट है? ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। और ये है महासागरीय प्लेट। तो जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो यहां पर ये सबडक्ट हो जाएगी, इसे कहते हैं हम सबडक्शन। सबडक्शन, सबडक्शन के कारण यहां एक बेनिंग ऑफ जोन होगा। ये जो पदार्थ है, ये जो भूपर्पटी है नीचे जाएगी और ये मैग्मा में गलेगी और धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है अफ्रीका से अलग होकर के ऊपर जाएगा और हम ये देखेंगे किस प्रकार से हिमालय का निर्माण होगा। अब हम हिमालय की उत्पत्ति पे बात करेंगे। अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं कि हमने अभी तक क्या जाना। तो इसके आगे फिर हम समझते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जाना प्लेटों की गति, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहलाती है। मैंने आपको बताया कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो क्रस्ट, इसका सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है। और ये जो क्रस्ट है ये अलग अलग भागों में विखंडित है और ये जो विखंडित भाग को हम कहते हैं प्लेट। तो जब हम किसी प्लेट को देखते हैं तो जो प्लेट होती है वो 100 से 200 मीटर तक मोटी होती है, इसकी मोटाई होती है। इसका जो सबसे ऊपरी सतह है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसके साथ साथ ऊपरी मेंटल भी शामिल हो जाता है। और वो जो प्लेट होती है उसके नीचे एक अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। अर्ध तरल पदार्थ चिपचिपा पदार्थ है जो ना तो तरल है और ना ही सॉलिड है। वो जब इधर उधर गति करता है तो प्लेटें भी गति करती हैं। तो जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं तो अभिसारी किनारा बनाती हैं, इसे हम अभिसरण कहते हैं। और जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो अपसारी किनारा बनाती हैं, इसे हम अपसरण प्रक्रिया कहते हैं। और दो प्लेटें
संरक्षी किनारा बनाती हैं जो आपस में हल्का रगड़ती हैं, एक दूसरे में रगड़न होता है। तो जो वलित पर्वत का निर्माण है किसकी वजह से? अभिसारी किनारे की वजह से। मतलब दो प्लेटें जब पास आती हैं, आपस में एक दूसरे के पास आएंगी, तो अभिसारी किनारे की वजह से हमें हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अब हम हिमालय के बारे में जान रहे हैं, हमने 7 मेजर प्लेट्स के बारे में भी जाना था। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बतलाया। हमने जाना कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हो रही है। हमने आपको एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास किया है। अब केवल इस लेक्चर में हमें ये बात जाननी है कि कैसे भारतीय प्लेट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टूट करके अलग हो करके ये कैसे यूरेशिया प्लेट से टकराती है और हिमालय की उत्पत्ति करती है। तो इस बात को हम जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो पृथ्वी है इसके 2 बड़े हिस्से थे, एक था पेंथलासा और एक था पेंजिया। पेंजिया एक भूभाग था, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, और पेंजिया को 2 हिस्सों में वो टूट गया, विखंडित हो गया। जो उत्तरी हिस्सा था मैंने आपको पढ़ाया था, अंगारा लैंड था, और जो नीचे का हिस्सा था इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। तो ये 2 भागों में टूटा था और इसके बीच में टिथिस सागर था, टिथिस सी था। ये सारी बातें हमने पहले भी की है, लेकिन मैं आपको बार बार कनेक्ट करना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स घर कर जाएं। अब यहां पर आप देखें तो ये जो अंगारा लैंड है, ये जो अंगारा लैंड भूभाग है बड़ा सा, ये 2 प्लेटों में बटा हुआ था। एक प्लेट थी, ये प्लेट थी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की, और ये प्लेट थी यूरेशिया प्लेट। और जो नीचे का हिस्सा था गोंडवाना लैंड, ये भी कई हिस्सों में बटा था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और मेडागास्कर, ये सभी गोंडवाना लैंड में आते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि भारत कभी अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया दोनों का हिस्सा हुआ करता था। तो जब अफ्रीका से इंडिया की जो प्लेट है जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, वो टूट करके ऊपर की ओर चलती है, तो इसके बीच में जो टिथिस सागर है, टिथिस सी है, ये किस प्रकार से भूसन्नति का निर्माण करेगा और हिमालय की उत्पत्ति कर देगा, इस बारे में हमें इस चीज को समझना है। तो आप समझिएगा, भारत अफ्रीका के साथ लगा हुआ है और वो टूट करके ऊपर जाएगा, और इसे हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो आइए देखते हैं, इस जानकारी को समझते हैं। तो जैसा कि आपके दिमाग में फ्रेम हो गया होगा, मैं यहां पर ये जो प्लेट बना रहा हूं ये है अफ्रीका की प्लेट, और इधर है इंडिया की प्लेट, और ये है यूरेशिया। ठीक है, ऊपर का हिस्सा भारत अफ्रीका से टूट करके अलग हो रहा है और किधर जा रहा है? यूरेशिया की तरफ, यूरोप एशिया वाली प्लेट के पास। तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, ये है अफ्रीका, ये है भारतीय प्लेट, और ये प्लेट है यूरेशिया प्लेट। दोस्तों, यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया के बीच टिथिस सागर है, टिथिस सी है। भारत और यूरेशिया प्लेट के बीच में टिथिस सी है, टिथिस सागर, जो अभी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आप
यहां पर देखें, ये मैंने आपको बताया कि अफ्रीका से ये भारत अलग हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, ये है यूरेशिया प्लेट। अभी इसके बीच में बहुत गैप है, तो ये विशाल सागर है और इसे हम कहते हैं टिथिस सागर। और जब हम यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका और भारतीय प्लेट के बीच में, तो ये हिंद महासागर जो अभी विशाल नहीं है, अभी केवल ये खुलना शुरू हुआ है। तो होता क्या है दोस्तों, कि जब ये भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकराती है, तो टकराने की वजह से यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहां पर अभिसारी किनारा बनता है, अभिसारी किनारा बनता है और प्रक्रिया कहलाती है अभिसरण। ये बात आप समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भारतीय प्लेट है इसे हम कहते हैं महासागरी प्लेट, महासागरी प्लेट, और ये प्लेट यूरेशिया की है महाद्वीपीय प्लेट। तो जो भारतीय प्लेट है इसे महासागरी प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंद महासागर का हिस्सा थी। तो जब हम इस प्लेट को देखते हैं तो उसमें बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा है, और बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से महासागरी प्लेट भारी है, मैं अभी आपको बता भी चुका हूं, और यूरेशिया प्लेट हल्की है। तो होता क्या है कि भारतीय प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टकराती है तो जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट, वो भारी प्लेट अंदर धंसना शुरू हो जाती है, और धंसना शुरू हो जाती है, और जिससे ये किस जोन पे धंसती है, इसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। इन प्लेटों के नीचे मैग्मा है, इन प्लेटों के नीचे मैग्मा भरा हुआ है, इसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, और इस मैग्मा की वजह से ये प्लेटें इधर उधर हो रही हैं। तो होता क्या है कि भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकरा रही है, अभिसारी किनारा बना रही है, तो ये अंदर की ओर धंस रही है। तो जब ये जो हिस्सा है जब ये अंदर धंसेगा तो मैग्मा के साथ जलने लगेगा, तो यहाँ पे गलना शुरू हो जाएगा। तो गलेगा जब ये, तो होगा क्या, जब ये गलना शुरू हो जाएगा तो जो मैग्मा है वो बह करके इधर की तरफ आएगा और कुछ ऊपर जाएगा। तो जब यहां से बहेगा तो इसके बीच में, अफ्रीका और भारतीय प्लेट के बीच में काफी गैप है, तो ये मैग्मा उठ करके ऊपर आएगा। तो यहां पर क्या प्रक्रिया हो जाएगी, सागर नितल प्रसरण, इसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी कि अभी जो हिंद महासागर केवल खुला था, अब धीरे धीरे मैग्मा बाहर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हिंद महासागर धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगले इस डायग्राम में हम देखते हैं, दोस्तों अब गौर करिएगा दूसरे स्टेप पे, ये पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप पे देखते हैं कि अफ्रीका, ये अफ्रीका की प्लेट है, ठीक है, और आप गौर करिएगा यहां पे हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, यहां हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। गौर करिएगा कि मैंने यहां पर उठा हुआ हिस्सा बनाया था, महाद्वीपीय हिस्सा उठा हुआ बनाया था, लेकिन यहां पे मैंने सपाट हिस्सा बनाया। इसका ये मतलब है जो हिंद महासागर केवल खुल रहा था, अब उसका हमें देखने को क्या मिलेगा, सागर नितर प्रसरण के कारण इसका विस्तार ज्यादा हो जाएगा, यानी हिंद महासागर के यहाँ पे विस्तार देखने को मिलेगा। और जो टिथिस सागर पहले फैला हुआ था, विस्तृत था, और ये धीरे धीरे सकरापन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे टिथिस सागर जो होगा इसकी लंबाई घटने लगेगी।
तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ये दो स्टेप को आप नोट कर लीजिए, दो स्टेप पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स पर। पहले स्टेप पर हम ये लिखना है अफ्रीका से भारतीय प्लेट, जिसे हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 200 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हुई। तो ये पहला पॉइंट लिखेंगे, अफ्रीका से भारतीय प्लेट कब अलग हुई? 200 वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हो गई थी। दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे कि भारतीय प्लेट और अफ्रीका, भारतीय प्लेट एवं अफ्रीका के बीच हिंद महासागर खुलना प्रारंभ हुआ। तो आपने दूसरा क्या देखा कि अफ्रीका और भारतीय प्लेट दोनों दूर जा रही हैं और इसके बीच में हिंद महासागर हमें खुलना प्रारंभ दिखने को मिलता है। तीसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशिया प्लेट से टकराती है। तो जब यूरेशिया प्लेट से टकराती है, अभी टिथिस सागर क्या है? विस्तृत है, लेकिन जो भारतीय प्लेट का किनारा है वो अभिसरित होना शुरू हो जाएगा, अभिसरित होना शुरू हो जाएगा, धंसना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है? भारतीय प्लेट का किनारा यूरेशिया प्लेट के साथ अभिसरित, इसे बोलते हैं सबडक्शन। बेनी ऑफ जोन पे सबडक्शन शुरू हो जाए। ये 3 पॉइंट आपने लिखे। अब जब इसका अभिसरण शुरू हो जाएगा तो यहां पर जो ये हिस्सा है आपका किनारा है ये गलना शुरू हो जाएगी। और तो इतने पॉइंट्स आपने लिखे। अब चौथे पॉइंट्स को देख लेते हैं हम। तो जो भारतीय प्लेट का किनारा है वो गलना शुरू हो जाएगा और जब ये गलना शुरू हो जाएगा तो ये जो मैग्मा है वो उसको रास्ता मिलेगा और इस तरफ वो आएगी और हिंद महासागर से, इस क्षेत्र से जो अफ्रीका और भारतीय प्लेट के बीच में जगह है वहां से निकलना शुरू हो जाएगी। तो 5वें स्टेप में क्या होगा? सागर नितल प्रसरण क्रिया होगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्रिया होगी। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतनी बातों को लिख लीजिए अपने नोट्स बुक में। इसके बाद हम एक और पॉइंट को समझते हैं। सागर नितल प्रसरण क्रिया हो गई है और हिंद महासागर जो खुल रहा था, अब हिंद महासागर का क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद महासागर का विस्तार प्रारंभ हो जाएगा। विस्तार प्रारंभ हो जाएगा, इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा जो हम सेकंड पे देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि टेथिस सागर का विस्तार घटना, जो इसका विस्तार है, टेथिस सागर का विस्तार घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा?
यहां से मैग्मा आ रहा है जो कि भारतीय प्लेट और अफ्रीका के बीच में दूरी को बढ़ा रहा है। तो भारतीय प्लेट को धक्का मिल रहा है, भारतीय प्लेट जा रही है। तो जब भारतीय प्लेट आगे जाएगी तो ये जो विस्तार था टेथिस सागर का धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हम थर्ड स्टेप को समझते हैं। ये आपने फर्स्ट सेकंड स्टेप को देखा, अब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं। अब इसको भूल जाइए, यहां पर हिंद महासागर बन चुका है। अब हम बात करेंगे केवल भारतीय प्लेट और यूरेशिया की। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये है भारतीय प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अभी देखो आप, टेथिस सागर पहले विस्तृत था, बड़ा था, अब धीरे धीरे कम हो गया। यहां पर आप देखोगे कि टेथिस सागर एक भूसन्नति का कार्य करना शुरू कर देगा। टेथिस सागर यहां पर भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। होगा क्या कि जो यहां की नदियां हैं, जो भारतीय प्लेट की नदियां हैं और जो यूरेशिया प्लेट की नदियां हैं, ये नदियां टेथिस सागर में, यहां पे नदियां और ये नदियां, ये टेथिस सागर में अवसाद इकट्ठा करने लगेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, अवसाद टेथिस सागर में भरता जाएगा और यहां पे डेंसिटी जो सागर की वो बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, यहां तक आपने लिखा था, 6th पॉइंट पे लिखेंगे कि टेथिस सागर भूसन्नति बनेगी सातवें पॉइंट पे लिखेंगे दोनों भूखंडों की तरफ से नदियों द्वारा अवसाद इकट्ठा होने लगेंगे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। दोस्तों इतना आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक आखिरी स्टेप पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से मैं बता दूं आपको कि अफ्रीका की प्लेट से भारतीय प्लेट अलग होकर के आई, टूट करके आई, और भारतीय प्लेट किधर जा रही है, ऊपर की ओर। ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है। भारतीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट है और यूरेशिया एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो जब दोनों प्लेट का टक्कर होगा तो कौन सी प्लेट नीचे चली जाएगी, भारतीय प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो इसका जो किनारा है, यहाँ पे अभिसारी किनारा बनेगा, अभिसरण प्रक्रिया होगी और ये गलना शुरू हो जाएगा। जब गलेगा तो जो मैग्मा है उसको रास्ता या इधर से मिलेगा ऊपर जाने का और इधर से मिलेगा, तो हिंद महासागर खुलना शुरू हो जाएगा। यहां पर होगा सागर नितल प्रसरण, धीरे धीरे हिंद महासागर का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर टेथिस सागर, चूंकि भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकरा रही है तो दोनों के बीच में सकरापन ज्यादा हो जाएगा, उसका विस्तार कम हो जाएगा। यहां पर हम देखेंगे कि जो भारतीय प्लेट है और जो यूरेशिया प्लेट है, ये दोनों के बीच में टेथिस सागर भूसन्नति का निर्माण हो जाता है और दोनों तरफ से नदियां आकर के अवसाद इकट्ठा करती हैं। अब आखिरी स्टेप होगा मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको यहां पर, हमारे पास स्पेस कम है दोस्तों, अब ये आखिरी प्रक्रिया होगी। यहां पर आपका, यहां तक की प्रक्रिया आपको एक बेहतर ढंग से समझ में आई होगी दोस्तों। अब यहां पे हम आखिरी प्रक्रिया को जान रहे हैं और इस प्रक्रिया में होगा क्या
ये प्लेट भारतीय प्लेट है, ये यूरेशिया प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट पास में आ रही हैं, तो जब पास में आ रही है तो जो इसके बीच में अवसाद है, जो भूसन्नति है टिथिस सागर, जब वलन होगा, जब दोनों के बीच में संकुचन बल लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो ये जो अवसाद बीच में आपको दिख रहे हैं ये ऊपर की ओर उठ जाएंगे। अब आप एक बहुत ही समान उदाहरण से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि आप दो प्लेट ले लीजिए और उसके बीच में आप मिट्टी रख दीजिए। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्लेट को आपस में पास लाते जाएंगे तो आप एक चीज अनुभव करेंगे कि जो मिट्टी का पोर्शन है बीच में, वो मिट्टी का पोर्शन जो बीच में आपको देख रहे हैं वो धीरे धीरे वलित होना शुरू हो जाएगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो हिमालय की उत्पत्ति भी इसी प्रकार है। तो आप मिट्टी समझिए, भूसन्नति, मिट्टी भूसन्नति के प्रकार काम कर रही है, और जो दो प्लेट हैं ये आपस में पास आ रही हैं। आपस में पास क्यों आ रही हैं? क्योंकि इसके नीचे मैग्मा है, इसके नीचे मैग्मा है जो कि अर्ध तरल पदार्थ है, और उसकी वजह से जब अर्ध तरल पदार्थ इधर उधर मूव करता है, मैग्मा इधर जा रहा है तो प्लेट भी इधर जा रही है, तो इसके बीच में टकराव होता है और यहाँ पे अभिसारी किनारा बनता है, अभिसरण प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। और जो हम वलित पर्वत का निर्माण पढ़ रहे हैं वो है हिमालय। तो अब होगा क्या दोस्तों, आखिरी पॉइंट को समझना है और इसे नोट करना है। तो क्या होगा, ये है, ये भारतीय प्लेट है। अब ये भारतीय प्लेट है, ये सबडक्ट हो रही है, अभिसरित हो रही है, अंदर जा रही है, धस रही है, और धीरे धीरे यहाँ पे ये जो यूरेशिया प्लेट है दबाव बनेगा, तो जो अवसाद है, जो अवसाद इस प्रकार से दिख रहा है हमें, ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और जब ये फोल्ड हो जाएगा तो एक किनारे इधर पर हिमालय बनेगा, इधर पर हिमालय बन जाएगा, वलित पर्वत हिमालय बन जाएगा, और इधर बनेगा कुनलुन शान पर्वत, कुनलुन शान पर्वत। और बीच में जो अवसाद है वो समतल रह जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर बनेगा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो ये जो हिमालय बन रहा है, यहां पर तीन प्रकार के भागों में हिमालय को देखेंगे, हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये है बृहत हिमालय, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, चूंकि बीच में बाद में बना है, सबसे पहले बृहत हिमालय बना है, इसके बाद बना है मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक, ये है शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब आप पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट क्या करेंगे, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराएगी, जिसकी वजह से या परिणाम स्वरूप भूसन्नति टेथिस सागर पर अत्यधिक दबाव लगेगा। दबाव लगेगा, और दबाव लगने की वजह से अंततः हमें बृहत हिमालय
मध्य हिमालय और शिवालिक का निर्माण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक, ये तीनों क्या है? ये सारे वलित पर्वत, ये जो हिमालय पूरा है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ये हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि जो भूसन्नति थी उस पे संकुचन बल लगा और उस संकुचन बल की वजह से तीन हिमालय के भाग बने, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब आप क्रम जान लीजिए कि ये जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक, ये तीनों अलग अलग समय में बने हैं, अलग अलग काल में बने हैं। तो इसको आप जान लीजिए, तीनों को आप जान लीजिए कि किस काल में बने हैं। दोस्तों सबसे पहले बृहद बना है, फिर मध्य बना है, फिर शिवालिक बना है। तो जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है पैलियोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन काल पर। तो किस काल पे बना है? पैलियोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन जो काल था, टाइम पीरियड था, बृहद हिमालय बना। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, जो बृहद हिमालय बन गया, इसकी ऊंचाई ऊपर हो गई, तो जो हवाएं आती थी, जो हवा आती थी, जो मानसून आती थी, उसको रोकने का, अवरोध करने का कार्य करने लगा बृहद हिमालय। अब चूंकि बहुत ऊंचाई पे था तो यहाँ पर ग्लेशियर्स भी बनने लगे, और यहाँ पर काफी सालों तक वर्षा होना शुरू हो गई, और वर्षा की वजह से जो अवसाद था वो बृहद हिमालय से तिथिस सागर पर आकर के इकट्ठा होने लगा, और जिसकी वजह से मध्य हिमालय का निर्माण हो गया। मध्य हिमालय जल्दी बन गया, मध्य हिमालय तुरंत ही कुछ ही साल बाद हमें देखने को मिलता है, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय बन गया। और मध्य हिमालय किस काल में बना है? ये बना है मायोसीन काल पर। मायोसीन काल पर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। अब इसके बाद ये जो भूसन्नति है, धीरे धीरे भूसन्नति, अवसाद की कमी होती गई। सबसे ज्यादा भूसन्नति अवसाद जब बृहद हिमालय बना, धीरे धीरे कमी होती गई। तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी ऊंचाई इस प्रकार है, सबसे ऊंचा बृहद है, फिर मध्य, फिर शिवालिक। तो शिवालिक का निर्माण हुआ इसके बाद, और शिवालिक का निर्माण हुआ है, शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक का निर्माण हुआ है प्लायोसीन। तो दोस्तों इस प्रकार से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ। दोस्तों मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, क्या आपने पढ़ा है पूरे लेक्चर में। एक सारांश 5 मिनट में मैं आपको पेश कर देता हूं। दोस्तों इसका मैं पूरा एक बार सारांश बता देता हूं इस पूरे लेक्चर का। सबसे पहले आपने जाना था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मैंने आपको बताया था। इस सिद्धांत की मदद से हम हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय के निर्माण के बारे में जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए धरती जो है, धरती का सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है, और ये जो क्रस्ट है ये अलग अलग भागों में विखंडित रहती है, टूटी हुई होती है। तो ये जो टूटे हुए भाग है इसे हम प्लेट कहते हैं। प्लेट की मोटाई कितनी होती है? 100 से 200 किलोमीटर की मोटाई होती है। जो प्लेट होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों को मिला करके हम प्लेट बनाते हैं। जो प्लेट है मैंने आपको बताया था
कि प्लेट मैग्मा में जो इसके नीचे तरल पदार्थ है, अर्ध तरल पदार्थ है, वो मूव करता है, वो इधर उधर चलता है, जिसकी वजह से प्लेट भी इधर उधर होती है, प्लेट भी इधर उधर चलती है। तो जो प्लेट होती है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से हम जो पृथ्वी का स्वरूप है वो बदलता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, एक महासागरीय प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है। महासागरीय प्लेट भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। महासागरीय प्लेट में बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, महाद्वीपीय प्लेट में बेसाल्ट की मात्रा कम होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, जो पूरा पृथ्वी है, एक गोलाकार में दो बड़े भाग में बटी हुई थी, एक पैंथेलासा था, एक पेंजिया था। जो पेंजिया था वो दो भागों में टूटता है, ऊपर के हिस्से को हम अंगारा लैंड कहते हैं, नीचे के हिस्से को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो गोंडवाना लैंड था वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जो अफ्रीका से इंडिया अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए इस प्लेट को, भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो पेंजिया और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टिथिस सागर था, टिथिस सी था। तो धीरे धीरे ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर ये जाती है, मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि अफ्रीका और भारतीय प्लेट के बीच में सबसे पहले हिंद महासागर था जो खुलना शुरू होता है, और भारतीय प्लेट यूरेशिया की तरफ जाना शुरू करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अभिसरण प्रक्रिया होती है, अभिसारी किनारा बनता है। अभिसारी किनारे पर क्या होता है कि जो ये आपका क्रस्टल पोर्शन है ये मैग्मा में जाता है, अंदर सबडक्ट होता है, धंसता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभिसारी क्रिया होती है, तो धीरे धीरे धंसना शुरू होता है और ये मैग्मा से जल करके गलना शुरू होता है। मैग्मा इधर आएगा और ये हिंद महासागर की तरफ खुलना शुरू हो जाता है। और हिंद महासागर जो पहले छोटा सा था, जो पूरा कम क्षेत्र में था, कम विस्तृत था, धीरे धीरे ये इसका फैलाव शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सागर नितल प्रसरण। जब हम टिथिस सागर को देखते हैं तो भारतीय प्लेट की तरफ जब यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा होता है, उस समय इसका जो इसका लेंथ था, लंबाई था, बहुत विस्तृत था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशिया की तरफ जा रही है तो धीरे धीरे इसमें सकरापन आना शुरू होता है, इसकी लंबाई धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। इसके बाद फिर हमने ये भी जाना था कि जब ये सकरापन शुरू हो जाता है, इधर तरफ हम देखते हैं हिंद महासागर जो केवल खुल रहा था, धीरे धीरे उसका फैलाव बढ़ जाता है, वो विस्तृत होने लगता है। आपने लेक्चर में पढ़ा है। फिर हमने ये जाना था, तीसरे पॉइंट पर हमने ये जाना था कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशिया प्लेट से जब टकराती है, सबडक्शन हो रहा होता है, धस रही होती है, तो यहाँ पर बीच में टिथिस सागर एकदम सकरापन इस यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, एकदम इसकी लंबाई कम हो जाती है। दोनों तरफ से नदियां आती हैं, इस भूखंड से भी, इस भूखंड से भी, जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और उस अवसाद को इकट्ठा करती हैं टिथिस सागर में, तो भूसन्नति बनती। भूसन्नति क्या होता है, एक छिछला सागर होता है जिसमें अवसाद इकट्ठा होते हैं आसपास के भूखंड से। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये प्लेट पास आती हैं तो इसके बीच में दबाव आता है, अवसाद में दबाव आता है, सेडिमेंट्स में दबाव आता है, वलित बल लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो अवसाद हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। एक ओर हिमालय बन जाता है, एक ओर कुल्लुन शांत पर्वत बन जाता है। बीच में कहीं पर दबाव कम होता है तो वहां पे पठारी क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर बन गया हिमालय, यहाँ पे बन गया कुल्लुन शांत पर्वत। मैंने आपको बताया था हिमालय 3 हिस्सों में बढ़ता है, मेनली बृहत हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक। ये यंग माउंटेन्स कहलाते हैं, नवीन वलित पर्वत कहलाते हैं। ट्रांस हिमालय जो बना है वो पहले ही बन चुका था, जो काराकोरम रेंज का है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बृहत हिमालय है कब बना था, पैलियोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन पीरियड पर। मध्य हिमालय बना था मायोसिन पर, और शिवालिक बना था प्लायोसिन पर। तो दोस्तों ये था पूरा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत।
कुछ आलोचनात्मक वर्णन भी है कोबर के भूसंगति सिद्धांत पर, जिससे हम जब हिमालय पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे उसकी कमियों को बता दूंगा और हम वहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन बटन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक करें। आप समझ सकते हैं कि हम कितनी मेहनत से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।